जी सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मानवाधिकार संरक्षण की 34वीं साप्ताहिक परिचर्चा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर आज की साप्ताहिक परिचर्चा का विषय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के अधिकार तथा रक्तदान का महत्व रखा गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ चिकित्सा विज्ञानी एवं रक्तदाता पद्मश्री डॉक्टर उमेश भारती सर तथा उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर हैं। मैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह हमारे लिए सौभाग्य है कि आज आप दोनों हमारा इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे। पद्मश्री उमेश भारती सर हमें थैलेसीमिया पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे तथा प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर हमें रक्तदान के महत्व के बारे में बताएंगे। आप सभी के इस संबंध में जो भी प्रश्न होंगे उसे आप चैट बॉक्स में लिखें या कार्यक्रम के अंत में आप स्वयं को अनम्यूट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं आप सभी का अधिक समय न लेते हुए जैस्मिन ग्रोवर जी से अनुरोध करूंगी कि वे मुख्य वक्ता का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस कार्यक्रम में स्वागत करें। जैस्मिन जी स्वयं थैलेसीमिया प्रभावित है तथा इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से आईसीडोल से इंग्लिश में एमए किया है। जी जैस्मिन जी। थैंक यू रितिका मैम। मैं जैस्मिन ग्रोवर थैलेसीमिया से पीड़ित छात्रा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती जी का। आप विश्व के जाने माने चिकित्सक वैज्ञानिक हैं और रेबिस पर आपकी खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आपको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसमें भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मानित पद्मश्री भी शामिल है। डॉक्टर उमेश भारती वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय एकेडोलॉजिस्ट के पद पर कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश में थैलेसीमिया को लेकर सबसे पहले डॉक्टर भारती ने काम शुरू किया था। उमंग फाउंडेशन की स्थापना भी इनका योगदान है, जिसमें ही विवेक किया है। उमंग फाउंडेशन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम करते हैं। जब डॉक्टर भारती दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में थे, तब उन्होंने हम थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए हमेशा प्रयास किया। थैलेसीमिया पर उन्होंने काफी शोध किया और नतीजे पे अच्छे गए। अमित कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और मैं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ। उनमें उमंग फाउंडेशन की स्थापना की है। समय से पहले थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को मानवाधिकार और लेकर हमेशा आवाज उठाई है। उमंग फाउंडेशन ने इस अनुशासन और रोग के प्रति समाज में जागरूकता फैलाई है और रक्तदान शिविर में माध्यम के रूप से खून जुटाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जो सुविधा मिल रही है, उनमें श्रीवास्तव सर का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने 300 से अधिक रक्तदान शिविर लगाए हैं और 93 बार स्वयं रक्तदान किया है। आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ और मानवाधिकार जागरूकता की और मुहिम के हमारे साथ शामिल होते हैं। थैंक यू। जी धन्यवाद जैस्मिन जी। अब मैं डॉक्टर उमेश सर से आग्रह करती हूँ कि वे थैलेसीमिया पर अपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं उमंग फाउंडेशन का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मेरे फेवरेट टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया। आज मदर्स डे भी है और
कोइंसिडेंस है कि मदर्स डे भी है और थैलेसीमिया डे भी है। मैं समझता हूँ कि थैलेसीमिक बच्चों का जो दर्द है वो सबसे ज़्यादा माँ ही एक सहन करती है और माँ ही भुगतती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हमने अपनी रिसर्च के दौरान ब्लड डोनेशन ब्लड सैंपलिंग के कैंप लगाए, पूरे हिमाचल में 20 जगहों पे हमने कैंप लगाए, तो सबसे 90% जो थी वो लड़कियां थी। तो वो इस बात को कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो हमारी होने वाली मदर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो जागरूक हैं और इस बीमारी के लिए भी कितनी जागरूक हैं कि अपने स्वास्थ्य को देख सकें, अपनी जांच कराई जिन लड़कियों ने। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा साइन है आने वाले प्रदेश को थैलेसीमिया मुक्त करने के लिए, एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जिसे मैं कहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोशिश करता हूँ। कहाँ से शेयर होगा? गूगल मीट में थोड़ा सा मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ। बताएंगे जरा शेयर कैसे होगी पावर पॉइंट? संजीव जी प्लीज गाइड करें। सर ये यहाँ पे ना एक ऐप। हाँ जी, प्रेजेंट नाउ का बटन है ना एक सामने, जहाँ से वहां पे एक एरो का बटन होता है। हाँ एरो तो मैं दबा रहा हूँ, इसमें आ रहा है एंटायर स्क्रीन विंडो टैब। कंप्लीट शेयर कीजिएगा सर एरो पे ना। हाँ जी, योर एरो पे आ रहा है एंटायर स्क्रीन विंडो ये टैब। हाँ एंटायर स्क्रीन कर दीजिए, एंटायर स्क्रीन कर दीजिए सर। एंटायर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन पे कुछ और ही आ रहा है। हुआ क्या सर? नहीं एंटायर स्क्रीन पे तो मुझे अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है। जो शेयर स्क्रीन वाला जो है ना, शेयर स्क्रीन करके एक ऑप्शन है, शेयर स्क्रीन। नहीं यहाँ प्रेजेंट नाउ आ रहा है इसमें। हाँ उसी पे आप क्लिक कीजिए सर, शेयर स्क्रीन प्रेजेंट नाउ कर दीजिए। प्रेजेंट नाउ पे कर दिया, उसमें आ रहा है एंटायर स्क्रीन विंडो टैब। सर एंटायर विंडो कर दीजिए, एंटायर विंडो। अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर आ रहा है सर, एक मिनट। हाँ आ गया सर। अब बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आ गया। फुल स्क्रीन कर दीजिए सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा इस पोस्टर को, ये पोस्टर हमने हिमाचल में जब अपना स्टडी थी उसको थैलेसीमिया को के बारे में जागरूक करने के लिए हमने बनाया था और एक बहुत अच्छा प्रयास इसमें सब लोगों का हुआ है। तो थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो कि माता पिता से बच्चों में आने वाली एक अनुवांशिक बीमारी है। हेलो उमेश सर, ये इसमें ना जो आपके नीचे पीपीटी में जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, जहाँ पे 64% लिखा है, उसके साथ वाले टैब को क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। मेरे पास तो फुल स्क्रीन है। नहीं सर, हमें हाफ स्क्रीन है। जो 64% के साथ जो फुल स्क्रीन है सर, उस पे कर देंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा सर। अभी मेरे को चलने देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ऐसा ना इससे ये भी चला जाए, ठीक है सर, इसी को रहने देते हैं। तो थैलेसीमिया जो है एक रक्त विकार है जो कि माता पिता से बच्चों में होता है और ये अनुवंशिक बीमारी है, एक पैदाइशी रक्त विकार जिसको हम कहते हैं, जो माँ बाप से बच्चों में जेनेटिकली आता है। तो अगर माँ बाप दोनों थैलेसीमिया कैरियर हों तो 25% चांस ये है कि होने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर होगा, यानी इसको थैलेसीमिया बीमारी हो सकती है। तो एक बड़ा की मैसेज है कि यदि
दोनों माँ बाप कैरियर होंगे तो उनके थैलेसीमिया बच्चे के होने के 25% चांस हैं एवरी प्रेगनेंसी। तो यहीं से हम इसको रोक भी सकते हैं कि दोनों कैरियर ना हो। तो दोनों कैरियर नहीं होंगे तो थैलेसीमिक जो मेजर बच्चे हैं वो पैदा नहीं होंगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश में करीब 1 लाख थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को महीने में कई बार खून चढ़ाया जाता है। तो लगभग 1 लाख बच्चे हमारे देश में हैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है। एक थैलेसीमिक बच्चे पर हर वर्ष हजारों और केवल लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और भारत में लगभग 100 में से 3 से 4 व्यक्ति थैलेसीमिया कैरियर हैं। यानी 3 से 4% जो है एस्टिमेट है कि कोई स्टडी तो हुई नहीं है, जबकि मेरा मानना है कि ये ज्यादा है। कैरियर रेट जो है वो 3 से 4% से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाख लोग थैलेसीमिया कैरियर हैं। छोटे बच्चों में खून की कमी, थकावट और वजन न बढ़ना इत्यादि लक्षणों से थैलेसीमिया का पहली बार पता चलता है। तो अब इसमें करना क्या है? जो ये रक्त विकार जो माँ बाप से बच्चों में आता है, इसको हम कैसे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को थैलेसीमिया कैरियर होने की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ दिखने वाला कोई भी व्यक्ति थैलेसीमिया का कैरियर हो सकता है। यानी कि जो कैरियर है वो बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, वो तभी बाई चांस जब वो डॉक्टर साहब आपकी स्लाइड मूव नहीं कर रही है, वो स्टैंड स्टिल है स्लाइड। नहीं, मैं पोस्टर पढ़ रहा हूँ, ये इसी स्लाइड में पोस्टर पढ़ रहा हूँ, इसमें लिख रखा है ना। हाँ, तो हर स्वस्थ दिखने वाला कोई भी व्यक्ति थैलेसीमिया कैरियर हो सकता है। जो व्यक्ति थैलेसीमिया कैरियर पाए जाएं वे दूसरे थैलेसीमिया कैरियर से शादी करने के बजाय ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो थैलेसीमिया कैरियर ना हो। तो इसको रोकने का तरीका ये है कि अपनी जांच कराएं, और यदि कोई व्यक्ति जो है थैलेसीमिया कैरियर मिलता है, पाया जाता है, तो वो ये इंश्योर करे कि जिससे उसकी शादी होगी वो थैलेसीमिया कैरियर नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। क्योंकि यदि दोनों माँ बाप थैलेसीमिया कैरियर हुए तो 25% चांस प्रेगनेंसी में ये है कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा जो है वो पैदा हो सकता है। तो इसलिए इन नटशेल माता पिता बनने से पूर्व सभी दंपति अपने खून की जांच करवाएं, क्योंकि हमारे सेटअप में हो सकता है कि हम पहले जांच ना करा सकें, लेकिन बाद में तो हम जांच करवा ही सकते हैं। कोई बड़ा टेस्ट नहीं है, HbA2 टेस्ट होता है जो कि हार्डली 410 रुपए में हो जाता है, तो वो हम करा सकते हैं। कोई इतनी SRL लैब में भी होता है, दूसरी लैब में भी होता है, तो कोई बहुत बड़ा खर्चा इसमें नहीं है। और थैलेसीमिया कैरियर माँ बाप अपने होने वाले बच्चे की जांच कराएं, और यदि थैलेसीमिया बच्चा जो थैलेसीमिया पॉजिटिव पाया जाता है, थैलेसीमिया मेजर पाया जाता है, तो बी एडवाइज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वो बेस्ट तरीका वही होता है, इससे ना तकलीफ बच्चे को है ना माँ बाप को है। और अगली बार जो है जब प्रेगनेंसी हो तो दोबारा बच्चे की जांच कराएं कि बच्चा जो है थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। तो एक नटशेल में ये एक पोस्टर जो है हमने बनाया था अवेयरनेस के लिए। जैसे अभी इसके बारे में आएगा भी, थैलेसीमिक बच्चों के लिए रक्त की हर बूंद जरूरी है, इसलिए रक्तदान करें, वो तो एक बात की बात है। लेकिन थैलेसीमिया को रोके कैसे, वो मैंने बता दिया कि अपनी जांच कराएं। यदि जांच में आप कैरियर पाए जाते हो तो अपने पार्टनर की जांच कराएं, और कोशिश करें कि यदि आप कैरियर हो तो आपका पार्टनर कैरियर नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल, उसके दोनों जीन नॉर्मल। ये सारा जीन्स का फर्क है। यदि आपका एक डिफेक्टिव जीन है जो कि दूसरा जीन स्वस्थ है तो आप स्वस्थ दिखोगे, डिफेक्टिव जीन जो है ढका रहेगा। लेकिन जब वो स्प्लिट होंगे, जब बच्चे के अंदर स्प्लिट होंगे और 2 जीन डिफेक्टिव इकट्ठे हो जाएंगे तो वो थैलेसीमिया मेजर बन जाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स जैसी सिचुएशन है। तो इसलिए हम जो लोग कैरियर पाए जाएं वो कैरियर से शादी ना करें, यही एक सबसे बड़ा इसका मंत्र है इसको रोकने का। अब मैं थोड़ा सा इसकी गंभीरता पे जाता हूं कि ये आप देख रहे हो, ये 4 जीन दिख रहे हैं आपको, 2 अल्फा चेन हैं, 2 बीटा चेन है। तो जो भी चेन जो है वो डिफेक्टिव होगी तो उसको हम अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया कहेंगे, और वो तो नाम की बात होगी। और डिफेक्टिव चेन का प्रॉब्लम क्या है कि वो उससे ऑक्सीजन, जो रेड ब्लड सेल हमारे ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उसकी कैपेसिटी जो है वो एक तो कम हो जाएगी, दूसरा रेड ब्लड सेल जो है वो फ्रजाइल हो जाएंगे। आप देख रहे हो रेड ब्लड सेल वो फ्रजाइल हो जाएंगे, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, उनकी उम्र कम होगी, इसलिए बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है।
इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम है, 25 करोड़ लोग जो हैं वो कोई ना कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट उनके 25 करोड़ लोगों में वर्ल्ड में है। 3 लाख इन्फेंट जो है बच्चे born annually affected with major HB disorders, तो 3 लाख बच्चे जो हैं उनको कोई ना कोई मेजर हीमोग्लोबिन का कोई ना कोई डिसऑर्डर है पूरे वर्ल्ड में। देयर इज नो पॉपुलेशन बेस्ड प्रेवलेंस स्टडी डन इन इंडिया और एनी स्टेट। हम हिमाचल में पहले हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, अदरवाइज किसी भी स्टेट में, किसी भी मतलब अपने इंडिया में कहीं भी ये पता नहीं है कि थैलेसीमिया इसका कितना डायमेंशन है, कितनी कैरियर है, कितने लोग अफेक्टेड हैं, इसके बारे में कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है। तो ये माना जाता है कि जो प्रेवलेंस ऑफ थैलेसीमिया कैरियर है वो 1 से 17% तक है। तो इट डिपेंड करता है कौन सी पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, या जैसे माना जाता है पंजाब लाहौर बॉर्डर जो एक बेल्ट मानी जाती है उसमें ज्यादा थैलेसीमिया है। और हमारे इंडिया में लगभग 3 करोड़ कैरियर हैं बीटा थैलेसीमिया के, जिसमें कि म्यूटेशन जो है HBB जीन क्रोमोसोम 11 पे वहां पे होती है। तो लगभग 3 करोड़ कैरियर हैं बीटा थैलेसीमिया के। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा टाइम बम है। और लगभग 7,500 बेबी हर साल जो है वो बीटा थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं, बीटा थैलेसीमिया लेके पैदा होते हैं। तो आप सोचो कितना ज्यादा बर्डन ये बच्चों पे भी है, माँ बाप पे भी है और कंट्री पे भी है। हिमाचल में मैंने अभी स्टडी की थी तो हमें कैरियर रेट जो थी थैलेसीमिया की वो 2.6% हमें मिली है, जो लगभग 2 लाख 2.5 लाख तक लोग हैं हमारे पास जो कैरियर हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब का एरिया है, जो पंजाब के साथ जिले हमारे हैं, वहां पे ज्यादा लोगों में थैलेसीमिया पाएगा, जो कि आप ये कह सकते हो कि बिलासपुर हमीरपुर जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपस में इंटरस्टेट मैरिजेस होती हैं या आपस में जो शादियां होती हैं, क्योंकि पंजाब इज हाईली एंडेमिक फॉर थैलेसीमिया, तो वहाँ बहुत सारा लोग कहते हैं 10 to 15% थैलेसीमिया पंजाब में है, लेकिन इसकी कोई स्टडी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये जो धारणा है कि थैलेसीमिया जो कैरियर होगा वो एनीमिक होगा, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। ऐसा कुछ नहीं है। थैलेसीमिया कैरियर बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति होगा, या लेडी होगी या लड़की होगी, लेकिन जब हम जेनेटिकली उसका टेस्ट कराएंगे हीमोग्लोबिन A2 के लिए, तब पता लगेगा कि ये जो है थैलेसीमिया कैरियर है। और हमारे यहाँ कई तरह की म्यूटेशन थैलेसीमिया कैरियर की हैं, लेकिन हिमाचल में प्रीडोमिनेंट जो म्यूटेशन हमें मिली है वो IBS 125G to C, यानी कि G सब्स्टिट्यूट C से हो जाता है। तो इस तरह की म्यूटेशन जो है हमारे यहाँ ज्यादा पाई गई। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि हमने कॉलेजेस में अवेयरनेस जो कैंप लगाए थे, उसके बाद हमने वहाँ पे ब्लड सैंपल लिए बच्चों के, तो ये बड़ा अच्छे पोस्टर बच्चों ने बनाए हैं। और इस तरह का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज हमें करने चाहिए, ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो। नॉट ओनली थैलेसीमिया के लिए अवेयरनेस हो, लेकिन रेगुलर जो रक्तदान जो करना है उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक बहुत सामाजिक कार्य है, जरूरी काम है। ये आप देख रहे हैं कि हमने कितने कॉलेजेस, ये सारा इनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग है, किस तरह से हम पता लगाते हैं कि ये HPLC से हमने देखा है। आप देख रहे हो HbA2, तो ये HbA2 जो है इसकी जो प्रेवलेंस है उसी से हम समझ। डॉक्टर साहब स्लाइड आपकी मूव नहीं हो रही है, नहीं वो वही पोस्टर वाली स्लाइड लगी हुई है ना, एक बार भी नहीं हुई। अब आई, अब यस अब आ गई। हाँ, तो अब, ये अब मूव हुई। आप देख रहे हो HbA2, तो इस तरह की एक जो है HPLC में वेव्स आती हैं जो हमारे ब्लड सैंपल से आती हैं, और हम ये देखते हैं कि HbA2 की जो है कितनी लेंथ है और कितना इसका इम्पैक्ट है। तो HbA2 बढ़ेगी तो इसका मतलब थैलेसीमिया कैरियर जो है वो स्टेटस हम उसको मान के चलेंगे। तो ये जैसे हमें यहाँ पे मूव की है स्लाइड दिख रही है दूसरी? हाँ नहीं, दूसरी नहीं दिख रही, वही दिख रही। हाँ अब आई, अब चेंज हो गई, अब आई दिख रही है। यस अब आ गई। हाँ अब आ गई सर, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। नहीं हो नहीं रहा भैया, कोई अच्छा। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी, हो नहीं रहा, इतना ही हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता था कि पढ़ा तो जा रहा है, बड़ा मोटा मोटा लिखा है। तो जो HPLC सिस्टम है, ठीक है पढ़ा जा रहा है। HPLC सिस्टम जो हमारा है वो इतनी तरह की 7 तरह की हेमोग्लोबिन जो है वो आइडेंटिफाई करता है। हेमोग्लोबिन A, A2, फीटल हेमोग्लोबिन S,
डी, सी एंड अननोन पीक। तो इन हेमोग्लोबिन की नेट रिजल्ट से हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति जो है थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं, या कोई व्यक्ति थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। तो ये सब टेक्निकल काम है। ये हमारे रिजल्ट्स हैं, क्या क्या म्यूटेशंस हमें यहाँ हिमाचल में मिली हैं, होपफुली आप देख पा रहे हो। एक मैंने और जो हमारी स्टडी में एक मेजर बात, ये स्लाइड दिख रही है सामने? जी सर, दिख रही है। हाँ, तो एक जो हमने मेजर फाइंडिंग हमारे यहाँ हिमाचल की स्टडी में आई है, वो ये आई है कि ये जो लोग स्क्रीनिंग करते हैं थैलेसीमिया के लिए, कि एमसीए मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो आरबीसी का वॉल्यूम देख के या उसकी हीमोग्लोबिन देख के ये लोग कहते हैं कि ये थैलेसीमिया कैरियर हो सकता है या नहीं, ये बिल्कुल गलत पाया गया। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जो ब्लड पैरामीटर्स हैं उस पे हम ना जाएं, एमसीएच एमसीबी वैल्यू जो है वो हमारी कम है ज्यादा है, उसके हिसाब से हम थैलेसीमिया कैरियर होने की बात ना करें, हम सीधा एचपीएलसी करवाएं। एचपीएलसी से ही हमें सही जानकारी मिलेगी कि हम कैरियर हैं कि नहीं। नहीं तो हम भ्रम में रह सकते हैं। एमसीएच एमसीवी वैल्यू जो हैं, जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, वो सही नहीं पाए गए हमारी स्टडी में। तो ये हमने भारत सरकार के ध्यान में भी ये बात लाई है और डब्ल्यूएचओ के ध्यान में भी लाई है कि इससे गलत प्रेडिक्शन जा रही है, और हमारी स्टडी में एचपीएलसी हैज बीन फाउंड टू बी मोर रिलायबल देन हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो ये एक बड़ी बात उभर के हमारे इसमें आई है। तो ये ब्रीफली जो थैलेसीमिया के बारे में मैं शेयर करना चाहता था वो यही था। और मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि अपनी एक बहुत भयानक बीमारी है जिसमें बहुत सारा जो बार बार ब्लड देना पड़ता है, बार बार पेरेंट्स को जो है वो बच्चों के साथ उलझना पड़ता है एक तरह से दवाई के लिए, ब्लड के लिए। तो काइंडली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपना थैलेसीमिया स्टेटस जो है वो उसको रखें, उसका इतने दुनिया भर के हम टेस्ट कराते हैं, एचपीएलसी एक बार हम करवा के रखें। हमें पता होना चाहिए कि हम थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है कहीं, यदि हैं तो हमें उसके लिए जैसे मैंने कहा कि हमें कैरियर से शादी नहीं करनी है। दैट इज द ओनली वे टू एस्केप द रेथ ऑफ थैलेसीमिया। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने थैलेसीमिया पर हमें बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। अब मैं प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर से निवेदन करती हूँ कि वे थैलेसीमिया बच्चों के अधिकार तथा रक्तदान के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद इतिका। इतिका हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा हैं और आपका शोध का कार्य लोक संपर्क यानी कि लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और आप दृष्टिबाधित भी हैं। धन्यवाद इतिका। मैं डॉक्टर उमेश भारती जो हमारे मेंटर हैं और हमारे साथ हमेशा से सहयोग करते रहे हैं, इन्हीं की प्रेरणा से हमने उमंग फाउंडेशन शुरू किया था। और ये हमारी पहली मीटिंग जब हुई थी उससे लेकर के अभी तक हमारे साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि इनकी गाइडेंस हमें मिली, और बच्चों को भी शायद जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद पहली बार ज्यादातर को ये जानकारी मिली होगी कि थैलेसीमिया क्या है। अब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता, रक्तदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। तो मैं रक्तदान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और फिर अच्छा होगा कि हमारे साथ जो भी आज के प्रतिभागी हैं वो अपने प्रश्न करेंगे, तो उससे और भी ज्यादा बातें सामने आ जाएंगी। सबसे पहली बात कि रक्तदान क्या है। रक्तदान जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, उसकी सर्जरी होती है, डिलीवरी होती है, किसी भी प्रकार का एनीमिया होता है, यानी कि उसको अपने रक्त से उसका सर्वाइवल संकट में होता है, तो वो उसको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये बात हम सब जानते हैं। उसको रक्त देना पड़ता है, उसको किसी अन्य व्यक्ति का रक्त दिया जाता है।
तो ये जो रक्त दिया जाता है, ये रक्त कहीं बाजार में नहीं मिलता है, ये कहीं फैक्ट्री में नहीं मैन्युफैक्चर होता है, इसका निर्माण किसी भी उद्योग में नहीं हो सकता है या इसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। रक्त खरीदा और बेचा भी नहीं जा सकता है। रक्त फिर मिलता कैसे है? ये दान में लिया जाता है और दान में दिया जाता है। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि जब हम रक्त लेने जाते हैं तो हमसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। वो चार्जेस इसके प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, यूजर्स चार्जेस होते हैं, वो लिए जाते हैं। लेकिन अब वो भी समाप्त हो चुके होंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत दिन तक टाला। फ्री ब्लड देने की बजाय ये इलीगल ढंग से पैसे चार्ज करते रहे। जब मैंने आरटीआई डाली और उसके ऊपर कोर्ट में जाने की धमकी दी तो ये सिलसिला काफी जगह रुक गया है। अभी मुझे लगता है कि शायद ही कहीं रक्त के लिए ये लोग पैसे वसूलते होंगे, वरना भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि रक्त फ्री दिया जाएगा, यानी कि रक्त मुफ्त में आप दान करेंगे किसी, क्योंकि दान के पैसे नहीं लिए जाते हैं, दान तो दान होता है और दिया भी रक्त फ्री जाता है, कोई उसके चार्जेस नहीं लगते हैं भारत में। कौन रक्तदान कर, अच्छा फिर रक्त है क्या? रक्त के ग्रुप है, कई अलग अलग ग्रुप है। जैसे कि हम में से सबने सुना होगा रक्त का ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और इसी तरीके से ए निगेटिव, बी निगेटिव और ए बी निगेटिव और कुछ और भी रक्त के ग्रुप्स होते हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में होते हैं, जिसमें से एक को, जिसको हम कई बार बड़ी दिलचस्पी के साथ जिसको सुनते और पढ़ते हैं, वो उसको हम कहते हैं, उसका टेक्निकल नाम तो कुछ और है, ये मेडिकल नाम, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। वो रेयरेस्ट ऑफ दो कई लाख लोगों में एक का होता है। तो इसमें ये लोग जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ज्यादातर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह में भी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन देशों से कॉल आई, दूसरे देशों से, तो भारत से, पूना से या मुंबई से या कुछ और राज्यों से दूसरे देशों में भी रक्त भेजा गया, क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम से जिसको हम लोकप्रिय तौर पे जानते हैं, वो रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। तो ये इस प्रकार के जो है हमारे रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। फिर ये जो ब्लड होते हैं, एक तो होलसम ब्लड हो गया कि पूरा का पूरा रक्त लिया, उसकी स्क्रीनिंग की 6-7 बीमारियों के लिए, जैसे मलेरिया है, जॉन्डिस है, वगैरह वगैरह, उसकी जांच करते हैं और उसके बाद वो रक्त किसी बीमार को जिसको आवश्यकता हो, डॉक्टर ने जिसको प्रेस्क्राइब कर दिया हो कि इसको रक्त चढ़ाना चाहिए, उसको रक्त चढ़ा दिया जाता है। दूसरा होता है कि उसके कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स अब कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो आमतौर पर हम देखते हैं, वो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कण होते हैं। ये इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 3 प्रकार के रक्त के जो तत्व हैं वो रक्त से निकाल करके, तो इस हम ये मानते हैं, सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि एक बार रक्तदान करने से आप कम से कम 3 व्यक्तियों का जीवन बचा सकते हैं। किसी को प्लाज्मा, किसी को प्लेटलेट्स, किसी को आरबीसीज यानी लाल रक्त कण। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार की नाकामियों और कोताही की वजह से ये पूरी तरीके से अभी संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत ही खराब हालात हैं यहाँ पर ब्लड बैंकिंग सिस्टम के, जो कि कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। तो क्या है कि इसमें एक मशीन आती है, उस मशीन से एसडीपी हम उसको बोलते हैं, तो उससे वो जो है वो कंपोनेंट अलग अलग आसानी से निकाले जा सकते हैं। या जैसे अगर नजदीक में, ब्लड बैंक के नजदीक में अगर जो अभी हमारे पास सुविधा है, अगर ब्लड जैसे रिज पर हमारा रक्तदान शिविर है, तो जो है कंपोनेंट्स निकालने के लिए उस रक्त को जल्दी से जल्दी अगर ब्लड बैंक भेज दिया जाए तो उसके कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं। दूर दराज से जब रक्त आता है तो उसके कंपोनेंट नहीं निकाले जा पाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में 3-4 स्थान ही ऐसे हैं जहां कंपोनेंट थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि शिमला, धर्मशाला, मंडी,
और शायद एक आध जगह कोई और हो सकती है, क्योंकि अभी नए नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुले हैं, शायद हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर 3-4 जगह ही ये सुविधा उपलब्ध है कि जहां कंपोनेंट के लिए हम लगातार मांग करते रहते हैं कि मैक्सिमम यूज ऑफ कंपोनेंट्स किया जाए, यानी कि अधिकतम इस्तेमाल कंपोनेंट्स का किया जाए, ताकि हमारा रक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवन दान दे सके। लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जैसे पीजीआई है, पीजीआई में 100% कंपोनेंट थेरेपी है, यानी कि 100 यूनिट रक्त आया तो उसको कम से कम 300 लोगों को दिया जाना वो सुनिश्चित कर लेते हैं। उससे ज्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि और फैक्टर्स भी उससे निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जिसमें नौकरशाही पूरी तरीके से हावी है, तो ये अभी व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और आमतौर पर लोग इस पर सोचते नहीं है, दान कर देते हैं रक्त, उसके बाद भूल जाते हैं। और कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है जिससे कि इस तरफ सरकार को हम मजबूर कर सके। सिर्फ एक रास्ता बचता है कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। तो ये अगर व्यवस्था हो जाए तो कम रक्त से ज्यादा लोगों को हम जीवन दान दे सकते हैं, और जो ब्लड की शॉर्टेज आमतौर पर सुनी जाती है वो शॉर्टेज नहीं सुनाई पड़ेगी, नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये तो हो गया रक्त और उसके कंपोनेंट के बारे में। कौन रक्तदान कर सकता है, अगला सवाल आता है दिमाग में, कौन रक्तदान कर सकता है। अभी हमने पिछले हफ्ते एक रक्तदान शिविर लगाया था, और वो रक्तदान शिविर था केलवी पंचायत जो ठियोग की है, उसके गड़ा कुफरी गांव में। वहां पर कुछ लोग जो ऐसे आए, तो उनसे हमने कहा कि आप भी रक्तदान करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अंदर तो खून ही नहीं है, ब्लड नहीं है हमारे अंदर। क्या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति हो सकता है जो ये कहे कि हमारे अंदर खून ही नहीं है? यदि खून नहीं बचेगा तो आत्मा तो उड़ के निकल जाएगी, पंछी निकल चुका होगा। खून के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो लोग जिंदा थे, चल करके आए थे। और जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो उनका हीमोग्लोबिन, जो कि 12.5 ग्राम 12.5 होना चाहिए जिसका स्तर, और कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, और वेट उसका 45 केजी होना चाहिए, और उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे सभी लोगों की, जिन लोगों ने कहा, कुछ 2-4 लोगों ने, कि हमारे अंदर खून खून नहीं है, तो सबके अंदर खून था और सारी चीजें उनके पास मौजूद थी। क्या चीज उनमें लैक कर रही थी, किस चीज की उनमें कमी थी? उनमें इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता, जागरूकता भी पूरी थी, लेकिन उनमें संवेदनशीलता नहीं थी। और तीसरी बात है, उनमें डर था। तो अगर ये डर हमारे मन से निकल जाए तो हम दूसरे का जीवन बचाने से बेहतर पुण्य काम कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम बिल्कुल परफेक्ट डोनर हैं, तब भी कई लोग डोनेट नहीं करते हैं कि हमारे अंदर तो खून नहीं है। तो यदि आपकी उम्र, जैसे मैंने बताया, 18 साल या उससे अधिक है, वजन 45 किलो या उससे अधिक है, और कोई गंभीर बीमारी नहीं है, टीबी, जॉन्डिस, कैंसर, है ना, या कोई फीवर चल रहा हो, या हमारी जो बेटियां और माताएं बहनें हैं उनको अगर पीरियड्स आ रहे हों, तो उस समय रक्तदान नहीं किया जा सकता है। या आपने टैटू लगाया है, कहीं पर बनवाया है, रेबीज का इंजेक्शन लगाया है, या दांत में कोई सर्जरी कराई है, दांत निकलवाया है, तो ये दांत और टैटू वगैरह का कारण ये है कि इससे कोई रक्त संचारित रोग, यानी कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज जो ब्लड से हो सकती है, वो उसको भी रूल आउट कर दें, उसका भी निर्मूलन हो जाए। इसलिए एक निश्चित समय तक उन लोगों से रक्तदान में नहीं लिया जाता है। तो बाकी तो सारे लोग रक्तदान कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति ने अगर पहली बार, एक बार भी रक्तदान किया है या 2-4 बार रक्तदान किया है, तो वो 18 से 65 साल तक की उम्र तक आसानी से रक्तदान कर सकता है, बशर्ते ये सारे पैरामीटर्स वो पूरे करता हो। और अगर पहली बार वो रक्तदान करने जाता है तो अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल तक की उम्र तक वो रक्तदान कर सकता है। दूसरी बात यह है, जैसा कि जैस्मीन ने अभी अभी बताया कि रक्तदान जो है वो
वो जो है मतलब जीवन दान देता है और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई एनीमिया हो गया, किसी का जो है डिलीवरी केस है या कोई सर्जरी हुई है, तो उसको एक बार किसी समय पर रक्त की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे या व्यक्ति होते हैं, उनको निश्चित अंतराल पर उनको उनकी एज और वेट के हिसाब से बराबर रक्त चढ़ाना पड़ता है। लगातार उनको, यानी कि हफ्ते में 1 यूनिट, कभी हफ्ते में 2 यूनिट, कभी 15 दिन में 2 यूनिट, वो जो भी उनकी आवश्यकता डॉक्टर के जो है ये कहते हैं सलाह से होती है और उनकी आवश्यकता के हिसाब से, तो वो रक्त उनको चाहिए होता है। तो जो लोग एनीमिक हैं या थैलेसीमिक हैं, वो भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं। तो जब हम रक्त की बात करते हैं, तो रक्तदान हमारे समाज में नया जीवन देने के लिए बहुत एक अनिवार्य एक अनिवार्य गतिविधि है। अब रक्तदान जो है कहाँ हो सकता है? जब रक्तदान हम करते हैं तो एक बात और जोड़ देता हूं कि इसमें हमें कोई कमजोरी नहीं आती है, बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं आती है। हमारी माताएं बहनें हर 4 महीने के बाद, और भाई हमारे यानी कि जेंट्स जो है, जो पुरुष है, वो हर 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने में 6, 7, 8 मिनट का समय लगता है और हल्का सा प्रिक होता है। जब सुई लगती है तो हल्की सी चुभन होती है। उसके बाद जब रक्त जाता है थैली में तो कोई दर्द नहीं होता है और पता भी नहीं चलता है कि हमारा रक्त थैली में जमा हो रहा है। हमारे शरीर में ऑन एन एवरेज, औसत तौर पर 5.5 लीटर के आसपास रक्त होता है। ये वेट और हाइट के हिसाब से छोटा बड़ा यानी कि ज्यादा कम हो सकता है। उसमें से लगभग 1 लीटर रक्त ऐसा होता है जो एक्सिस होता है, और उसका लॉस होने से किसी एक्सीडेंट में, डिलीवरी में, सर्जरी में आमतौर पर कोई जीवन को खतरा, कोई गंभीर खतरा नहीं आता है। लेकिन लेकिन उसमें से जो 1 लीटर हमारे पास रक्त एक्स्ट्रा होता है, एक्सिस होता है, फालतू होता है, उसका 1/3 हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा 300 से 350 मिलीलीटर हम दान में लेते हैं। तो वो उससे हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है और उसका वॉल्यूम यानी परिमाण 24 घंटे में पूरा हो जाता है। और बाकी जो उसके तत्व हैं वो 3 महीने में पूरे हो जाते हैं। लेकिन जेंट्स 3 महीने के बाद और लेडीज 4 महीने के बाद बड़ी आसानी से रक्तदान कर सकती हैं। अब रक्तदान कहाँ कर सकते हैं? रक्तदान करने के लिए हम देखते हैं जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ये काफी आम है कैंप्स। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कहीं कैंप्स लगते हैं, शिमला में और सब जगह लगते हैं और पूरे देश भर में लगते हैं। तो ये कैंप्स जो है कोई लाइसेंस्ड ब्लड बैंक लगाता है। हिमाचल प्रदेश में चूंकि ज्यादातर कवरेज हमारा गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स का है, जिसमें सबसे बड़ा ब्लड बैंक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में है, तो सबसे ज्यादा रक्त की आवश्यकता आईजीएमसी शिमला के ब्लड बैंक में होती है। तो ये लोग भी कैंप लगाते हैं, सिर्फ शिमला में नहीं, ये दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाकर के कैंप लगाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी, हम में से जो ब्लड डोनर हैं, वो भी दूसरों को बताएं, और जो ब्लड डोनर नहीं बने हैं वो स्वयं इन चीजों की जानकारी लें, और कोई भी नजदीकी आपका आपका कैंप है उसमें जाकर के आप जो है रक्तदान करें। दूसरा एक तरीका है कि आप किसी ब्लड बैंक में जाकर के रक्तदान करें, क्योंकि रक्त जब देते हैं हम, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका जानने वाला हो। इमरजेंसी में आप किसी जानने वाले को, रिश्तेदार को, माता पिता को, भाई बहन को, पति को, पत्नी को, या किसी बच्चे को, या दोस्त को, रिश्तेदार को आप रक्त दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि रिश्तेदार या कोई हमारा जानने वाला नहीं होता है। हम इंसानियत की खातिर, लोगों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान को अपनाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान ही दूसरे के प्रति संवेदनशील हो सकता है, रक्त जैसी चीज दे सकता है। ये इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। तो हम समय होने पर, यानी 3 महीने या 4 महीने, जैसी भी स्थिति हो, हम रक्तदान के लिए किसी भी ब्लड बैंक में जाकर के रक्तदान कर सकते हैं। और
उससे हमें कोई, जैसा मैंने पहले कहा, कोई कमजोरी नहीं आती है और कोई हमें कोई कोई भी उससे साइकोलॉजिकल दिक्कत किसी किसी को होती है। हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं आज, उनमें से काफी लोग रक्तदाता हैं। तो इनमें कोई कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि डॉक्टर उनको चेक करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन, वजन, उम्र, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। क्लिनिकली भी चेक कर लेते हैं और कई बार उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, तो टेस्ट भी कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन 12.5 से ज्यादा है या 12.5 ग्राम से कम है। तो बाकी चीजें भी देख लेते हैं, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, अपने आप बताना पड़ता है काउंसलिंग में कि हमारी हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसी को सही मान लिया जाता है। कोई उसमें टेस्ट नहीं कराए जाते हैं रक्तदान करने से पहले, क्योंकि अगर इस तरीके से टेस्ट जो है, लोग कहते हैं कि हमारा रक्त ठीक है या नहीं है, सारे टेस्ट करो, तो ये जो है संभव नहीं है। कौन लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया कि जिनको कोई गंभीर बीमारी है, जिन्होंने कोई कोई वैक्सीनेशन किया है। जैसे कोविड वैक्सीनेशन में शुरू में 28 दिन का था कि एक 28 दिन के बाद आप रक्तदान कर सकते थे, लेकिन एक फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उमंग फाउंडेशन भी इसका फाउंडर मेंबर्स में से भी है, और मैं इसका राष्ट्रीय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उठाया, और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रक्तदान को कोऑर्डिनेट करती है पूरे देश में, इसके लिए पॉलिसी फ्रेमिंग करती है, उसमें जो एकमात्र एनजीओ के मेंबर हैं, वो हमारी फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो हम लोगों ने बड़े इफेक्टिवली वहां उठाया, और इस टाइम को घटा करके 28 दिन से, जो उनके एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये हेल्थ मिनिस्ट्री के, उन्होंने इसको इसको 14 दिन कर दिया। 28 दिन से 14 दिन करने का कारण ये था कि अगर 28 दिन का हम समय लेते हैं एक रक्तदान, एक बार टीका लगवाने के बाद, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती, और 28 दिन की बजाय 14 दिन में भी रक्त देने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि ये काम विशेषज्ञों का था। एक्सपर्ट्स की कमेटी ने इसको घटा करके 14 दिन कर दिया। तो कोई भी टीका, जो कोविड का टीका लगवाते हैं, कोविड के टीके के 14 दिन बाद रक्तदान किया जा सकता है। इसीलिए रेबीज वगैरह बाकी वैक्सीनेशन, ये जब हम सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं तो डॉक्टर उसकी काउंसलिंग हमें हमारे सामने कर देते हैं। अब कौन रक्तदान नहीं कर सकता है, उनमें जो लोग विदेशी हैं, भारत में घूमने आए हैं, या भारत में बहुत अल्प अवधि से, महीने 2 महीने से जो है निवास कर रहे हैं, 5-6 महीने से निवास कर रहे हैं, वो लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। कई बार हम रिज पे जब कैंप लगाते हैं, तो वो लोग भी आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ जो है कुछ विद्यार्थी शिमला में फॉरेनर्स भी हैं। तो लेकिन हम उनका रक्त नहीं ले पाते हैं, उसका कारण कोई नस्ल भेद या राष्ट्रीयता का भेदभाव नहीं है, क्योंकि रक्तदान कोई भेदभाव नहीं मानता है। लेकिन वो जिन देशों से आए हैं, वहां पर कौन सी बीमारी हो सकती है, किस बीमारी का, जैसे जापानीज फीवर है, यदि उन देशों में अगर उसका प्रचलन होगा, तो हमारे यहाँ उसकी स्क्रीनिंग नहीं होगी। हमारे यहाँ उन्हीं 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 बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग होती है जो यहाँ पर पाई जाती हैं आमतौर पर। तो वो हमारे यहाँ ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू ब्लड, वो उसका संचार हो सकता है यदि कोई विदेशी जो उस बीमारी से ग्रस्त हो, जिसका टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होता है, तो वो जो है रक्तदान करने के बाद बीमारी दूसरे को फैला भी सकता है। लेकिन जो स्थायी रूप से या लंबे समय से रह रहे हैं, तो वो विदेशी भी यहाँ पर रक्तदान कर सकते हैं। ये बातें कोई मोटे तौर पर ऐसी हैं, जो हम में से बहुत से बच्चे जो उमंग से जुड़े हैं, वो जानते हैं। बाकी कुछ जो आपके क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस भी मैं आपके लूँगा, और डॉक्टर उमेश भारती से भी आप लोग ज़रूर प्रश्न करें, क्योंकि ये इतने बड़े चिकित्सा विज्ञानी हैं। हिमाचल प्रदेश के ही नहीं, विश्व का एक जाना-माना नाम है। इन्होंने रेबीज पर जो काम किया है, वो विश्व भर में डब्ल्यूएचओ से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति हुई है, और उससे कई करोड़ लोगों को हर साल फायदा होगा, पूरे विश्व के। इसके साथ ही, रेबीज के साथ ही, आपने सांप के काटने के ऊपर, स्नेक बाइट के ऊपर बहुत पाथ ब्रेकिंग रिसर्च की है। थैलेसीमिया पर देश में एकमात्र चिकित्सा विज्ञानी है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में काम किया। बाकी जैसा आपने बताया कि
कहीं कोई इस पर रिसर्च नहीं हुई है, तो इनसे भी प्रश्न करेंगे तो अच्छा होगा। इसका मैं थोड़ा एक वैधानिक व्यवस्था ब्लड बैंकिंग की, क्योंकि इस बारे में भी ज्यादातर एनजीओज या लोग नहीं जानते हैं। जो हमारे यहाँ एक नेशनल ब्लड पॉलिसी बनी हुई है, भारत सरकार ने बनाई है, और इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट में शीला वर्से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया था। उस केस में कहा गया था कि हर राज्य में एक स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए। तो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बहुत सालों पहले बन गई, हिमाचल प्रदेश में भी बन गई, लेकिन नेशनल लेवल पर काम कर रही है, कुछ राज्यों में काम कर रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम जिन फील्ड में बिल्कुल पाइनियर हो सकते हैं, उसमें हमारी नौकरशाही और सरकार का जब विजन नहीं होता है, कोई दृष्टि नहीं होती है सरकारों की, तो हम पिछड़ते चले जाते हैं। हमारे यहाँ नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की तर्ज पर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बनी, लेकिन वो निष्क्रिय है, डिफंक्ट है। जब कोविड का संकट आया और रक्त की कमी हुई, तो ये जिम्मेवारी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की थी कि वो इसकी व्यवस्था करती, उसके लिए गाइडलाइंस बनाती, एसओपी बनाती और रक्तदान शिविर को कोऑर्डिनेट करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार सोई रही, बिल्कुल भी नींद से नहीं जागी, और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के जो भी लोग करता धरता थे, उन्होंने भी हाथ झाड़ लिए। तब इसमें फिर चूंकि हमारा हमारा कमिटमेंट सैलरी के लिए नहीं है, हम में से किसी को भी सैलरी रक्तदान के लिए नहीं मिलती है, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। तो हमने ये मुद्दा उमंग फाउंडेशन की ओर से सरकार के साथ उठाया। जब सरकार ने भी, सरकार का मतलब है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फॉर हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब इस पर नहीं जो है कान दिया, तो मैंने फोन पर मुख्यमंत्री जी से अपनी सारी व्यथा बताई, और उनके इंटरवेंशन के बाद मुख्यमंत्री से फोन पर मेरी लंबी बात हुई। उसके बाद हमारे यहाँ गाइडलाइंस इशू हुई और हमने रक्तदान शिविर लगाने शुरू किए। तो ये काम जो कोऑर्डिनेट करने का रक्त का स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का होना चाहिए, वो ठप पड़ी हुई संस्था है एक। और कोई काम सरकारी स्तर पर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फ्रेमिंग, कोई भी काम सरकारी तौर पर नहीं हो रहा है। एक मशीन के तरीके से ब्लड बैंक चल रहे हैं। शॉर्टेज होती है ब्लड की अक्सर, तो पेशेंट्स को बोल देते हैं कि जाओ तुम ब्लड लेकर के आओ, तुम फ्रेश ब्लड लेकर के आओ, तुम डोनर लेके आओ। अब प्लाज्मा वगैरह के लिए अगर किसी को या जो है प्लेटलेट्स हैं हॉस्पिटल में नहीं है, तो उनके लिए इमरजेंसी में डोनर भेजा जाता है। हमारे साथ शायद तेजू नेगी जी जुड़े होंगे, ये रोज दर्जनों लोगों को इमरजेंसी के लिए, ब्लड के लिए लोगों को, इनका इतना अच्छा सर्किल है, रोज इनको कॉल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे हमारे साथी विनोद योगाचार्य जी हैं, ये कोविड के टाइम में और कोविड के बाद भी लगातार इमरजेंसी में ब्लड डोनर्स को लाते थे, हॉस्पिटल में छोड़ते थे। और कई बार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक ने इन लोगों का, ऐसे लोगों का जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, कई बार इनका अपमान भी किया, इनको अपमानित किया, इनके ऊपर कई तरीके की बंदिशें लगाई, जो कि सरकारी तंत्र में हम मानते हैं कि वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उनका कोई कमिटमेंट या संवेदनशीलता समाज के सबसे कमजोर वर्ग के साथ नहीं है। कुछ डॉक्टर्स अच्छे हैं, कुछ स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन ये दिक्कतें हमें लगातार आती रही। तो एक तो ये इसकी ब्लड बैंकिंग की। दूसरी बात है जो कंपोनेंट बनाने के, अब एक मशीन होती है, एक मशीन मैं देख रहा था तेजू नेगी वाले ग्रुप में, इन्होंने डाला था कि एसडीपी के लिए, जैसे हम किसी पेशेंट को प्लाज्मा चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं ब्लड डोनेट करके आऊं, तो मुझे पूरा ब्लड डोनेट करने की बजाय मैं सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करूं, तो मैं मशीन के साथ बैठूंगा, मेरे शरीर से रक्त निकल करके जाएगा, और वो रक्त जो है वो उसमें से प्लाज्मा या जो भी कंपोनेंट निकालना चाहता है ब्लड बैंक, उस मशीन से वो कंपोनेंट निकाल देगा और बाकी रक्त हमारे शरीर में आ जाएगा। ये पीजीआई में होता है और सारे अच्छे ब्लड बैंक्स में होता है। लेकिन हमारे यहाँ लगातार मांग करने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखने के बाद, लंबी मीटिंग करने के बाद, लगभग 1.5-2 साल हो गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। क्योंकि उनका कमिटमेंट जिन चीजों के साथ है उन पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो
ये अगर हो जाए तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में काफी अच्छी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। इसके साथ ही अगर डोनर्स के को थोड़ा-सा जो है, जो प्रोत्साहन दिया जाए, जो लोग इमरजेंसी में जाते हैं, बजाय इसके उनको प्रोत्साहन देने के हमारे यहाँ डिस्करेज किया जाता है। कैसे डिस्करेज किया जाता है कि तेजू नेगी या हमारे योगाचार्य जी, ये लोग जब किसी डोनर को लेकर के जाते हैं तो उसको ब्लड डोनेशन, वो अननोन व्यक्ति है, उस अपने रिश्तेदार के लिए घर से गाड़ी उठा करके नहीं आया, अपना समय नहीं निकाल रहा रिश्तेदार माता-पिता के लिए। उसको ये लोग सर्टिफिकेट भी नहीं देते थे। कई बार लिख करके दिया, कई बार मीडिया में गया, शिकायतें की, फिर भी ये दिक्कतें अभी तक आती रहती हैं। तो इसमें हमें एक जन आंदोलन की जरूरत है। क्यों जन आंदोलन चाहिए? क्यों हेल्दी ब्लड बैंकिंग सिस्टम चाहिए? ताकि रक्त खरीदा और बेचा ना जा सके। यदि रक्त खरीदा और बेचा जाता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं? जो लोग रक्त बेचते हैं वो ज्यादातर लोग नशे के आदी होते हैं। वो एक ही सिरिंज से खुद नशा लेते हैं, दूसरों को लगाते हैं और उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी यौन रक्त संचारित रोग, जो यौन रोग हैं, जो सेक्सुअल डिजीजेस हैं, वो उनमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ज्यादा संख्या में वो लोग पीड़ित होते हैं। इसके अलावा जो है उनको एचआईवी और एड्स भी हो सकता है। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस के भी वो शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार से रक्त से संचारित बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो उनको हो सकती हैं और वो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में, जब उनको पैसे की जरूरत होती है वो रक्त बेच देते हैं अपना। तो स्वस्थ रक्त के लिए स्वस्थ डोनर चाहिए ताकि मरीज स्वस्थ हो सके। ब्लड की जब शॉर्टेज होती है तो वो लोग जो है खून बेचते हैं और वो पेशेंट्स को बीमार कर देते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि स्क्रीनिंग में तुरंत तुरंत नहीं आ सकती। जैसे आप आज एचआईवी पॉजिटिव के संपर्क में आए और उसके 2-3 दिन बाद जाकर के आपने ब्लड दे दिया, आप एचआईवी के करियर बन गए, लेकिन वो विंडो पीरियड ऐसा है, शायद 21 दिन का हो सकता है वो, या उससे ज्यादा का भी हो सकता है कि वो स्लिप हो जाएगा। आपका रक्त जो है वो टेस्टिंग में थ्रू हो जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन जिसको वो रक्त जाएगा उसको खतरा हो सकता है कि उसको एचआईवी हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं खरीद फरोख्त से हमारे सामने आती हैं, ब्लड से बहुत खतरा होता है। तो मुझे तो सिर्फ रक्तदान के बारे में जितनी मेरा मेरा सीमित ज्ञान है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट छोटा सा हूं, इसके नाते से जो हम समझते हैं और जो एक्सपीरियंस किया है वो शेयर मैंने किया है। इसके साथ साथ मैं थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए कुछ जल्दी जल्दी में कुछ उनके राइट्स बता देता हूँ। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे जो हैं पहले डिसेबिलिटी में नहीं आते थे। थैलेसीमिया वाज नॉट कंसीडर्ड एज डिसेबिलिटी इन द एक्ट विच वाज पास्ड इन 1995। जो हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था उसमें थैलेसीमिया डिसेबिलिटी में नहीं आता था, लेकिन जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया 2016 में, इसमें थैलेसीमिया इज वन ऑफ द 21 डिसेबिलिटीज, 21 डिसेबिलिटीज में शामिल है, यानी कि इनको डिसेबल्ड काउंट किया गया है, माना गया है। ये हम 2012-13 से भारत सरकार से मांग उठा रहे थे और हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मांग उठाई थी कि आप इनको डिसेबिलिटी का दर्जा दे दें इस वर्ग को, कि ये लोग डिसेबल्ड है, लेकिन सरकार चूंकि कोर्ट के अलावा सुनती नहीं है सरकारें, तो ये ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन हमने हमने और देश भर के अनेक लोगों ने, संस्थाओं ने भारत सरकार को लिखा, तो भारत सरकार ने जब एक्ट बनाया 2016 का, तो थैलेसीमिया उसमें से एक डिसेबिलिटी या विकलांगता के तौर पर चिन्हित की गई और इनको हिमाचल प्रदेश में इनको स्कॉलरशिप का राइट है। इनको सहारा योजना के तहत 3,000 रुपए पर मंथ का अलाउंस जो है लेने का भी राइट है। इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। इनको स्कूल तक यानी कि +2 तक 4% रिजर्वेशन सीट्स में और यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन में 5% इनको इनको आरक्षण मिलता है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल या कॉलेज में इन बच्चों की
अगर इन्होंने सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का थैलेसीमिया का बनाया हुआ है तो एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री है सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी। जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी है। हिमाचल प्रदेश में जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसमें 5% रिजर्वेशन तो है ही है। इसके अलावा हॉस्टल अगर लेते हैं तो हॉस्टल भी फ्री है, उनको हॉस्टल के भी कोई चार्जेस अब नहीं देने पड़ते हैं। पिछले साल 15 नवंबर को राज्यपाल महोदय को हमने बुलाया था उमंग फाउंडेशन की ओर से और एचपी यूनिवर्सिटी की ओर से, तो उन्होंने वहां पर ये घोषणा की थी और उसके बाद से वो घोषणा लागू भी हो गई। अगर ये बच्चे एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं तो एक सुपर न्यूमरी सीट यानी ओवर एंड अबव सीट, एक सीट हर साल हर टीचिंग डिपार्टमेंट में, चूंकि डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों के लिए रिजर्व है, उनको एक सीट कम से कम देनी पड़ेगी, जो कि 5% रिजर्वेशन में कई बार नंबर नहीं आता था। तो ये भी एक लाभ है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कि उनको ये जो है फीस ये एक एक सीट जो है ओवर एंड अबव सीट हर टीचिंग डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा एक्सेसिबल लाइब्रेरी है जो पूरी तरीके से सुगम्य लाइब्रेरी है, उसमें कंप्यूटर लगे हैं और वो ग्राउंड फ्लोर पे है, कोई भी बच्चे उसमें आसानी से जा सकते हैं। तो ये इन बच्चों के राइट्स हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है जो हमें सामूहिक तौर पर और उमंग फाउंडेशन के उठाने की है कि इन बच्चों को जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं है। जो लोग थैलेसीमिया की डिसेबिलिटी के हैं उनको रिजर्वेशन जॉब में नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ी खामी है इसकी, और इस तरफ ध्यान सरकार तो नहीं देगी, मैं तो बिल्कुल मान के चलता हूं, कितनी भी मांग हमने उठाई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें कोर्ट का सहारा इसमें लेना पड़ सकता है। और एक और सूचना कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए हम पिछले काफी समय से डॉक्टर उमेश भारती के सहयोग से अभियान चला रहे थे, जागरूकता अभियान चला रहे थे। जितने हम कैंप्स करते रहे वो हम इनको समर्पित करते रहे। हालांकि इतनी ब्लड की आवश्यकता इन बच्चों को नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हम जागरूकता के लिए थैलेसीमिया पीड़ित, अब दूसरे संस्थाएं भी आगे आई हैं और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के नाम से वो लोग रक्तदान करती हैं। इसलिए इन बच्चों को रक्त के लिए कभी मना नहीं किया जाता है और अब ऐसी स्थिति नहीं है और दवाएं भी इन बच्चों को अब गवर्नमेंट फ्री देती है। कुछ जिलों में अगर नहीं है तो अगर हमारे ध्यान में ये बात लाई जाती है तो शायद उस तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं। और 16 तारीख को यानी कि अभी 16 मई को रिज पर हमारा उमंग फाउंडेशन का एक बड़ा रक्तदान शिविर होगा। वो बुद्ध पूर्णिमा पर होगा और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक की टीम वहां पर आएगी। तो आप सभी से जो शिमला में हैं और जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं या इसके अलावा जो उनके मित्र हैं, जो उनके संबंधी हैं, उनको भी कहें कि मैंने आज सुना है कि रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती है, आत्मसंतोष मिलता है, हमारा शरीर मजबूत होता है, हमें लाभ होता है, शारीरिक लाभ भी होता है, हम कई बीमारियों से जो है बचे रहते हैं और मानसिक संतोष भी मिलता है कि हमने एक पुण्य का काम किया, अच्छा काम किया, किसी को जीवन दिया। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी रक्तदान करें। मैं अपना उदाहरण किसी मशहूरी के लिए नहीं देता हूं। मैं जब ये बताता हूं कि मैंने 93 टाइम्स रक्तदान किया है, 93 बार रक्तदान किया है, तो अगले व्यक्ति को, सुनने वाले को कम से कम ये तो लगता है कि रक्तदान से कोई मरता नहीं है या कोई कमजोरी नहीं आती है, वो अपना रूटीन का काम करता रहता है। मुझे सिर्फ इतना कहना था, थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन अब बारी है आगे के संचालन के लिए हमारी बेटी इतिका की। जी धन्यवाद सर। अब मैं साहिबा जी से आग्रह करती हूँ कि अगर वो इससे संबंधित कोई प्रश्न उत्तर है तो वो ले, या आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। साहिबा जी साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी हमको। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, किसी का भी कोई प्रश्न है वो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, अगर है तो कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, मैं आपकी बिहाफ पे पूछ लूँगी। बट मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव से मेरा क्वेश्चन है। सर आपने बताया कि अगर किसी को कोविड वैक्सीन लगी है
तो वो 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। अगर किसी को कोविड हुआ है, कोविड पॉजिटिव है वो इस टाइम, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है सर? वो उसको कितने दिनों बाद वो अपना ब्लड डोनेशन कर सकता है? देखिए, रिकवरी के बाद काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो उनको देखते हुए मैं डॉक्टर उमेश भारती से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे दें। थैंक यू। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। जिनको कोविड हो जाता है, वी डोंट प्रेफर कि उनसे ब्लड लिया जाए, क्योंकि वो अभी भी कन्वेलिसेंट स्टेज में होते हैं। तो कोविड जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे ब्लड हम प्रेफर करते हैं ना लिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने स्टडीज देखी हैं जिसमें कि कोविड पॉजिटिव यदि ब्लड डोनेट करता है, अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आया है, तो भी उससे कोविड के फैलने के बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो एक प्रिकॉशन है कि हम प्रेफर नहीं करते, तभी मैंने कहा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कोविड का जो एक इन्फेक्शन का जो जिसको कहते हैं सोर्स है, दैट इज म्यूकोजा ऑफ द नेजल म्यूकोजा, आई म्यूकोजा, और थ्रू एयरबॉर्न जो हमारा श्वास नली है या फेरिक्स है, तो वो वहां पे रिसेप्टर हैं, जबकि ब्लड में उसका कोई डायरेक्ट वो मल्टीप्लिकेशन वैसी नहीं है। तो प्रेफर नहीं करते। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इसी से जुड़ता हुआ एक और क्वेश्चन है सर, अगर कोविड नहीं हुआ है, वो पॉजिटिव नहीं है, पर सर आइसोलेशन में है, प्रिकॉशनरी आइसोलेशन में, क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में आया था सर, पर उसके लिए क्या होगा? वो दे सकता है जैसे सर 14 डेज का वो अपना पीरियड पूरा कर देता है आइसोलेशन का, उसके बाद वो डोनेट कर सकते हैं सर? हाँ, उसके बाद कर सकते हैं। जब उसने आइसोलेशन में उसको कुछ हुआ नहीं है, दैट मीन ही इज ओके। ओके सर, थैंक यू सर। मैं सबकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि डॉक्टर उमेश भारती खुद एक अच्छे ब्लड डोनर हैं, वरिष्ठ रक्तदाता हैं। इनका पूरा परिवार ब्लड डोनर है। इनकी वाइफ, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, श्रीमती अर्चना फुल, वो स्वयं रक्तदाता है। इनका बेटा, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है और अभी एमडी कर रहा है, वो भी रक्तदाता है। और बेटी इनकी जो कि छात्रा है, मेडिकल की एमबीबीएस कर रही है, वो भी रक्तदाता है। यानी कि हमारे लिए ये एक आइडियल फैमिली है, जो कि समाज में जागरूकता भी फैलाते हैं और रक्तदान करके दो लोगों का जीवन भी बचाते हैं। साहिबा, थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है हमारे लिए। हम भी आप इस एज में डोनेट कर सकते हैं। हम तो यंगस्टर्स हैं सर, हम लोगों को तो ज़रूर रक्तदान करना चाहिए। अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके खुद क्वेश्चन पूछ सकता है सर से। मेरा जो था मैंने क्लियर कर दिया है। थैंक यू सर मेरी क्वेरी क्लियर करने के लिए। उमेश सर, एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला कि थैलेसीमिया में दोनों, जैसे जो भी मेल फीमेल है वो दोनों कैरियर हो तो नहीं होना चाहिए, अगर कोई एक कैरियर हो तब भी ठीक रहता है, या उनमें से कोई भी कैरियर नहीं होना चाहिए? नहीं, यदि ये दोनों कैरियर होंगे तभी थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होने के 25% चांस हैं। यदि उनमें से एक नॉर्मल है, एक कैरियर है, तो वो थैलेसीमिया मेजर नहीं पैदा होगा। कैरियर तो पैदा हो सकते हैं बच्चे, लेकिन मेजर नहीं होगा। बट इसका सर कोई कोई रेमेडी, कोई इलाज ऐसा कुछ भी नहीं है क्या इसका? नहीं, इलाज इसलिए नहीं ना कि ये जेनेटिकली इनहेरिटेड है, मतलब कि जीन्स से बच्चों में आता है। तो जीन्स से बच्चों में आएगा तो कैसे उसको, क्या वो तो हमारे बस में नहीं है ना, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर साहब एक जो हमारी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, जी। उससे भी कहते हैं कि इसमें लाभ होता है, और वो हमारी जो डिफेक्टिव जीन है वो फिर नहीं जो है सरवाइव करती है, और ठीक जीन हमारी, तो क्या ऐसा है संभव? बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो हो रहा है। इसके बारे में जो बच्चे अफेक्टेड हैं उनके लिए, बल्कि टाटा ट्रस्ट की तरफ से 10 लाख रुपया जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ऐसे बच्चों के लिए दिया जा रहा है। और लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और मैं बोलता हूँ पेनफुल भी है और रिस्की भी है। कुछ इसमें फेलियर के भी चांसेस है।
तो हम इतने लंबे इसमें ना जाके यदि हम सिर्फ अपनी टेस्टिंग करा लें 410 रुपए में, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा है, बजाय कल को हमें बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़े। सर एक चीज और था, जो थैलेसीमिया वाले लोग हैं, लाइक इनके कुछ लाइफस्टाइल फूडिंग हैबिट में कुछ चेंज करने से, या मतलब लाइक मे बी लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा रहता है कि इनको रेगुलर ही ब्लड चेंज करना पड़ता है, इसके अलावा और भी चीजें कर सकते हैं जिससे इनको कुछ बेनिफिट ऐसा होता है, मतलब मतलब उस टाइप का कुछ रहता है क्या ऑप्शन? जैसे मैंने कहा कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एक्चुअली, तो इसमें कोई खाने पीने का और इन चीज़ों का कोई ज़्यादा असर नहीं है। जीन्स जो हैं वो ही डिफेक्टिव है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बाकी कुछ इंटरवेंशन की संभावना जो कम रहती है। हाँ, जो इनमें आयरन बढ़ जाता है उसके लिए ड्रग्स हैं, जो जो इनकी, ताकि प्रोलॉन्ग्ड ट्रांसफ्यूजन हो, ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा दिन तक चले, उसके लिए ड्रग्स हैं। लेकिन वो ट्रांसफ्यूजन तो लेना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लाइफ सेविंग। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि थैलीसीमिया के सर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थैलीसीमिया की प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे मान लो कैरियर है, तो कैरियर का जो जीन है वो एक हेल्दी जीन से ढका हुआ है, तो बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा व्यक्ति। कोई भी स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति कैरियर हो सकता है, ये मैंने एक लाइन उसमें पोस्टर में लिखी है। तो हम में से जैसे 3% प्रेवलेंस है हिमाचल में, तो 3%, 100 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो स्वस्थ दिख रहे हैं लेकिन वो कैरियर है। तो एक एक बात तो ये होगी। दूसरा, जब जो मान लो थैलेसीमिक बच्चा है, एक्चुअली क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, जब हम देखते हैं कि वो वेट गेन नहीं हो रहा, उनका थोड़े पेल लग रहे हैं, नीमिक लग रहे हैं, और ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, तो जब माँ बाप बच्चे को दिखाने ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो हम देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि इसको कोई दवाई दी जाए, कुछ दिया जाए, आयरन दिया जाए, तो हम देखते हैं उसका कोई असर नहीं होता। तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये थैलेसीमिया हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम एचपीएलसी बच्चे का भेजते हैं, फिर माँ बाप का भी भेजते हैं, तो उससे कंफर्म हो जाता है। तो बच्चा का जो स्वास्थ्य है वो ठीक ना रहना, वेट गेन ना करना उसका, और उसका ठीक से जिसको होते हैं कि जो उसके बच्चे के पैरामीटर्स हैं, जो उसके माइलस्टोन्स हैं, वो ठीक से अचीव नहीं करना, तो उसी से हमें थोड़ा संभावना रखते हैं और बाद में टेस्ट कराते हैं। जी सर, ये थैलीसीमिया बचपन से ही होता है या मिडिल एज में भी हो सकता नहीं है? नहीं, बिल्कुल थैलेसीमिया जो है उसके जो 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 उसके सिम्टम हैं, जो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो 5 से 6 महीने में आनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे गांव है हमारे, वहाँ पे कई बार ऐसे बच्चों को डिटेक्ट ही नहीं हो पाते और वो अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है, क्योंकि वो माँ बाप सोचते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसकी, ये बचपन से ही, जैसे ही फीटल हीमोग्लोबिन खत्म होती है बच्चे की 5-6 महीने पे, वैसे ही वो उसके माइलस्टोन डिले होने शुरू होते हैं। वो ठीक से खाएगा नहीं, ठीक से चलेगा नहीं, एनीमिया उसको हो जाएगा, और उसके माइलस्टोन ग्रो नहीं करेंगे, जो जो हेड सर्कम्फ्रेंस है वो ग्रो नहीं करेगी, उसकी लेंथ ग्रो नहीं करेगी। तो इस तरह के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, और मोस्टली हम 8-9 महीने तक जो है वो माँ बाप बच्चे को लेके हॉस्पिटल आ ही जाते हैं कि ये ठीक से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसमें डॉक्टर साहब हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर क्या देखते हैं, जो रूरल एरियाज हैं, कि बच्चे डॉक्टर के पास बहुत देर में आते हैं। जब बच्चा बिल्कुल मरने के आसपास आ जाता है, वो पहले देवी देवताओं के पास जाते हैं, उसका उसका तांत्रिक इलाज कराते हैं। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, ये सब उन लोगों को, जहां कहीं पर ऐसी दिक्कतें हैं, उनको कहें कि आप नजदीकी अस्पताल में जाएं और तांत्रिक के पास मत जाएं, क्योंकि तांत्रिक के पास थैलेसीमिया का कोई इलाज बिल्कुल नहीं है। और देवी देवताओं की बजाय वो डॉक्टर पे विश्वास करें, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज या किसी अच्छे अस्पताल में आए तो उनका इलाज संभव है। देवता के का आशीर्वाद रहेगा तो डॉक्टर उनका इलाज भी ठीक ढंग से जो है कर पाएगा, और उनको गाइड भी करेगा, और उनको रक्त भी मिलता रहेगा। बिल्कुल सही। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। सर आपने बताया जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको आयरन उनके रिटेन हो जाता है बॉडी में, बट फिर सर क्या उनको पूरी आयरन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डाइट में बिल्कुल नहीं देते? क्योंकि जैसे हमको बताया गया है, तो हमको कहा जाता है कि कोई भी अनीमिक है तो उसको आयरन कम होता है। अब थैलेसीमिया जिसको पेशेंट को है वो भी तो अनीमिक होएगा, तो उसको आयरन कम ज़्यादा कैसे हो गया? नहीं, अच्छा आपका सवाल है।
क्या होता है कि जब हम बार बार ट्रांसफ्यूजन इन बच्चों को देते हैं तो इनके आरबीसी जो टूटते हैं उसमें से जो आयरन निकलता है वो अलग अलग बॉडी साइट्स में डिपॉजिट होना शुरू होता है, बोन मैरो में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद लिवर में, पेनक्रिया में और बाकी जगहों पे वो आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस आयरन जो आरबीसी ब्रेकडाउन से बन रहा है बॉडी में। तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि एक तो इनको एक्चुअली ये जो एनीमिया, थैलेसीमिया का जो एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया नहीं है। ये जो है एनीमिया, ये जेनेटिकली डेफिशिएंट बच्चे हैं जिसकी वजह से एनीमिया है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिक एनीमिया, इन दोनों में फर्क है। आयरन डेफिशिएंसी में आयरन की कमी होती है बॉडी में, आप आयरन दोगे तो वो एनीमिया ठीक हो जाएगा, लेकिन थैलेसीमिक बच्चों में आयरन का एक्सेस होता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसीज। तो यदि आप उनको आयरन और दोगे तो और बीमार हो जाएंगे। तो ये दोनों एक अलग अलग सिचुएशंस हैं और डॉक्टर्स को इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि किस तरह का एनीमिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर, मेरा भी एक प्रश्न है। जैसे मतलब थैलेसीमिया है तो ये बहुत कम एज के बच्चों को होता है, जैसे 5-6 महीने या 7 महीने। तो क्या ऐसा भी है कि जैसे माँ का वो बच्चे अफेक्ट करता है, जो कुछ ले मतलब आप अपना एक्सक्यूज मी, आपकी बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में प्लीज डिलीवर कर दें। तब तक डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब और बता दें कि हिमाचल प्रदेश में थैलेसीमिया का जिससे कि पूरी तरीके से डायग्नोस हो जाए, इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ है अगर किसी बच्चे में है, और अगर जो लोग शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं उनके लिए टेस्टिंग की फैसिलिटी कहाँ कहाँ है? देखिए, बड़ी विडंबना है, जैसे आपने कहा कि अभी तक इतना पहले ये कहा जाता था हिमाचल में थैलेसीमिया नहीं है, तो उसके बाद मैंने स्टडी प्लान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो है लाखों रुपए लिए, उसके बाद सारा ये रिपोर्ट सरकार को दी कि हमारे यहाँ 2.6% जो थैलेसीमिक कैरियर हैं। डिस्पाइट उसके बार बार बावजूद कहने के अभी तक हिमाचल में कहीं भी इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू नहीं हो पाई। हालांकि भारत सरकार ने टेस्टिंग के लिए, ऐसा मुझे पता लगा कि पैसे भी दिए हैं मशीन लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो मशीन जो है नहीं ले पाए और वो टेस्टिंग फैसिलिटी हिमाचल में कहीं नहीं है। तो जो हमने बड़ी मुश्किल से SRL लैब से बात करके उनको हमने सैंपल दिए, ताकि उन्होंने बाहर से जो है वो अपनी लैब से टेस्ट करवा के हमें रिजल्ट्स दिए। तो ये एक विडंबना है कि अभी तक कहीं भी टेस्टिंग फैसिलिटीज की है नहीं सरकारी इसमें। नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहती है सर, ये जो थैलेसीमिक बच्चे होते हैं? देखिए, थैलेसीमिक बच्चों की सारा डिपेंड। डॉक्टर साहब मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ये एक बार आपको याद होगा हमने डॉक्टर जोन्स को लुधियाना से बुलाया था, जो CMC के थे। उनके सामने कई लोगों ने, जो हमारे लोग नॉन थैलेसीमिक फैमिलीज के थे, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा था कि इस बारे में हमें साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों और उनके पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इस तरफ मतलब लाइफ, अगर मैं एक थोड़ा सा ऐसे जवाब दे पाऊं कि जो अगर उनकी कंडीशन, उनके सारे पैरामीटर्स फैमिली में बिल्कुल बढ़िया रहते हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो ये नॉर्मल लाइफ इनकी होती है। और भारत जैसे देश में जहां बहुत तरीके की हमारी सीमाएं हैं, तो इसमें जो है जैसे बाकी लोगों के साथ होता है वैसा ही होता है। लेकिन इसका कोई सही जवाब अगर हम चाहें तो हम मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ा सकते हैं उन बच्चों की और परिवारों की। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं थोड़ा लेट जुड़ा
तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, चलो उनमें तो सर छोटी उम्र में ही हो जाता है सर इस चीज का शिकायत, और पता भी चल जाता है। कुछ बच्चे में सर जो थैलेसीमिया जो होता है पेरेंट्स के द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा होता है, तो सर जो मतलब कि पेरेंट्स होते हैं सर, तो उनमें मतलब कि ये चीजें कैसे हो सकता है सर, किन कारणों से होता है? जैसे कि आजकल कहते हैं कि जैसे आप कुंडली मिलाते हैं, तो वैसे ही आजकल थैलेसीमिया मतलब कि ये आपका जो टेस्ट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पहले ही अपनी जांच करा लेंगे तो इस तरह से ऐसे बच्चों का जो बर्थ है उसको रोका जा सकता है। तो वो पहले से ही, वही मैं अपने इसमें कह रहा था कि हर आदमी को अपने थैलेसीमिया स्टेटस का पता होना चाहिए कि वो कैरियर है या नहीं है। सर ये मतलब कि कैरियर होने का सर चांसेस मतलब कि किन कारणों से होता है सर, मतलब कि अडल्ट लोगों में सर? देखिए, ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जो हमारे जीन्स हैं, जो जो हमें भी माँ बाप से आते हैं, तो वो जीन्स जो हैं वो इनहेरिटेंस है माँ बाप से। तो वो जीन हम जब टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा कि वो हमारे में थैलेसीमिया कैरियर जीन तो नहीं है। तो यदि वो है तो हम थैलेसीमिया कैरियर से शादी ना करें, हम नॉर्मल हेल्दी जीन वाले व्यक्ति से शादी करें। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, जो थैलेसीमिया के सर जो डेटा है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के अकॉर्डिंग होता है, तो जो उनका ट्रीटमेंट ओनली मतलब कि आईजीएमसी में ही होता है, या यहाँ आना पड़ता है? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इस चीज़ का कोई डेटा साइट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी होता है सर ट्रीटमेंट? ये तो अजय जी ने बताया अभी कि इसके लिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वो जहाँ जहाँ ब्लड बैंक है, स्पेशली कंपोनेंट हमें हमें देने चाहिए आरबीसी। तो जहाँ कंपोनेंट है वो प्रेफरेबली हमें कंपोनेंट देना चाहिए, नहीं तो जहाँ जहाँ भी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ वहीं ट्रांसफ्यूजन हो सकता है या वहाँ वहाँ ट्रीटमेंट हो सकती है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं जो आपके हमारे अभी जिन्होंने प्रश्न किया, मैं इनका परिचय पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये देर से जुड़े, जिनको हम कहते हैं रक्त के जादूगर, ये तेज सिंह नेगी हैं। ये जो काम कर रहे हैं हिमाचल में, ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया, चाहे कोविड था उससे पहले, आजकल भी। ये इमरजेंसी में इतना इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका इनका टीएस नेगी ब्लड डोनर्स का ग्रुप है, उसमें ये रोज इमरजेंसी में 8-8, 10-10, 15-15 लोगों को, जिनको फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, और सरकार की निकम्मेपन और नाकामी की वजह से एसडीपी नहीं है, यहाँ पर मशीन नहीं है, ये कंपोनेंट टाइम पर नहीं बना पाते हैं आईजीएमसी में, तो फ्रेश ब्लड जो है वो डोनर्स से मिलता है, और ये तेज सिंह नेगी उन डोनर्स को यहाँ पर लाते हैं, और तब कहीं जाकर के लोगों का जीवन बचता है। तो ये रक्त के जादूगर हैं दरअसल। ये है तेज सिंह नेगी का परिचय, हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है इन सबसे। ये जब भी कभी इमरजेंसी होती है, हमें भी कोई इमरजेंसी होती है, तो हम ये तेजू नेगी को ही कॉल करते हैं कि हमें ब्लड की जो है जरूरत है, इमरजेंसी है किसी भी अननोन पेशेंट के लिए। अच्छा लगा इनसे मिलकर। सर इसमें तो सर आप सभी का प्रेरणा और सहयोग है सर, तभी हम थोड़े से मतलब एक अच्छे लेवल पे थोड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं सर। लेकिन अभी भी थोड़ा सा सरकार प्रशासन का थोड़ा सा आपसी सहयोग ना होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती है। आशा कर रहा हूँ, उम्मीद है आने वाले समय में मतलब कि वो खास करके जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट की सर जो बात कर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे थैलेसीमिक बच्चों के पेरेंट्स का भी फोन आता है, या कई बार ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां से भी थैलेसीमिया के बच्चे हैं यहाँ 2-4, कोई साहिल, कोई कुछ विनीता, कुछ नाम है 3-4, तो यही शिमला लोकल आसपास में ही है। तो मतलब कि कंपोनेंट्स का जो मेन इशू है, अजय सर या फिर बहुत सारे एनजीओ ने कई बार उठाया है। अगर ये कंपोनेंट्स का मशीन होने की वजह होता सर, तो एक डोनर साल में 10-15-20 बार भी मतलब कि कंपोनेंट डोनेशन करके सर अधिक से अधिक लोगों का जान बचा सकते हैं सर। इस चीज में सर आपने भी आगे थोड़ा सा इस विषय पर रखना सर, जो एसटीपी मशीन है सर, क्योंकि मैं खुद हिमाचल में एसटीपी की सुविधा ना होने की वजह से मैं लास्ट ईयर और इस बार 7 टाइम में पीजीआई में जाकर एसटीपी डोनेशन करके आया हूँ सर। और इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप सबके लिए, कि जिनके बच्चे थैलेसीमिक निकले हैं वो अपने सिर्फ माँ बाप की जांच ना कराएं, लेकिन वो अपने पूरे परिवार की, पूरे भाई बहनों की
और पूरे जितना भी उनका जिसको कहते हैं फैमिली ट्री है सबकी जांच कराएं, क्योंकि मैक्सिमम चांस ये है कि वो कैरियर निकलेंगे। तो ये एक बड़ा ब्लाइंड एरिया है जो मैं समझता हूँ कि जो फॉलो सिर्फ हमारे डॉक्टर भी क्या करते हैं कि जो बच्चा थैलेसीमिक सस्पेक्ट हुआ उसके जो पेरेंट्स है उनका उनकी जांच थैलेसीमिया के लिए कराएंगे, लेकिन जो पेरेंट्स के उनके भाई हैं, जो उनके फर्दर जो जितने फैमिली के लोग हैं, जितने रिलेशन में लोग हैं, ब्लड रिलेशन में लोग हैं, उनकी जांच नहीं करवाते। तो इससे क्या होता है कि एक ही घर एक मान लो आज किसी के घर में थैलेसीमिक बच्चा पैदा हो गया और पता लगा कि उसके चाचे के या उसके ताए के या उसके किसी बड़े भाई के उसके भी पैदा जो है थैलेसीमिक बच्चा पैदा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में बहुत ज्यादा एक प्रचार करने की जरूरत है कि जिसके भी यहाँ थैलेसीमिक बच्चा एक बार निकल आया उसके जितने भी ब्लड रिलेशन में लोग हैं वो सब अपनी अपनी थैलेसीमिया कैरियर के लिए जांच करें। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये थैलीसीमिया लाइक ट्रांसमिट डिजीज तो नहीं है, लाइक अगर ऐसा कुछ तो नहीं रहता इसमें? नहीं, ये ट्रांसमिट डिसीज नहीं है, ये ट्रांसमिसेबल डिसीज नहीं है, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है, यानी जेनेटिक बच्चों में आती है। तो अब ये जेनेटिक्स कितना आप में से कितना पता होगा, एक सिंपल भाषा में मैं समझाऊं कि जो कैरियर होता है उसके पास एक डिफेक्टिव जीन है, एक उसके पास हेल्दी जीन है, तो इसलिए वो हेल्दी दिख रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है। तो जब दो कैरियर जब शादी होती है, दो कैरियर जब दो जीन जो बच्चे में जाते हैं तो स्प्लिट होता है। तो जीन जब स्प्लिट होते हैं तो वो 25% चांस ये है कि जो डिफेक्टिव जीन मेल का है जो डिफेक्टिव जीन फीमेल का है वो 25% चांस है कि दोनों मिलेंगे, और जो दोनों मिलेंगे तो वो थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा और उसमें सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कि इसको इन्फेक्टिव नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर। सर मैं एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहूंगी आपके सामने। जैसे कि हम जब ब्लड के लिए जाते हैं तो हमें जब कैनुला लगाने के लिए हमें पिछली बार जब मैं गई थी तो हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और भी हमें पेशेंट देखने हैं जो सीरियस है आपसे भी। आप तो बिल्कुल जैसे स्वस्थ हैं तो आप वेट कर सकते हो। तो पिछली बार हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा एक कैनुला लगाने के लिए, एक सैंपल के लिए। तो अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे 6th फ्लोर की सिस्टर्स हमें कैनुला लगा सके? सुनाई दिया, कौन लगा सके कैनुला? सर जो हम जहाँ पे 6th फ्लोर पे हम ब्लड चढ़ाते हैं वहाँ की सिस्टर्स हमें ब्लड मतलब कैनुला लगा सके। अजय जी बताएंगे इसमें तो आईजीएमसी का इशू है। डॉक्टर साहब, हमने जब यहाँ आपको बताया, जब ये सारा एक मास मूवमेंट बनाया और उसके हमें रिजल्ट्स भी मिलने लगे, तो इन्हीं बच्चों में से अदिति और जैस्मीन हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन इनके अलावा एक दो परिवार ऐसे थे जिन्होंने उस पूरे हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, स्वार्थों के लिए, अपने निजी फायदे के लिए उस पूरे मूवमेंट को स्पॉइल कर दिया और इन बच्चों को मुझसे या उमंग फाउंडेशन से काट के अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। कोई उनके भी इंटरेस्ट रहे होंगे पॉलिटिकल और अदरवाइज, तो हम भी काफी समय तक बिल्कुल चुप बैठ गए और जो कुछ भी हमने एक मूवमेंट क्रिएट किया था उन लोगों ने समाप्त कर दिया। अब ये कुछ बच्चे हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, तो हम इस इशू को फिर से टेकअप करेंगे ताकि इन बच्चों की दिक्कतें कम हो जाए। दिक्कतें हैं, अभी भी बहुत दिक्कतें हैं, और जो लोग 2-3 लोग ऐसे थे लेडीज जिन्होंने कि ऐसा किया, अब उनके अपने काम हो जाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए, कुछ नौकरी करने लगे, कुछ बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए, वो उनके काम हो जाते हैं, बाकी बच्चों को कौन सुनता है, क्योंकि उन्होंने इस मूवमेंट को उमंग फाउंडेशन के पूरा स्पॉइल कर दिया। तो अब जैस्मीन ने ये जैसे शेयर किया है, हम इस इशू को हर लेवल पर बिल्कुल टेकअप करेंगे। ठीक है इतिका, मुझे लगता है ज्यादा समय हो गया, अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू साहिबा जी। अब मैं रितु वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। रितु वर्मा जी सोशल वर्क में एमए कर रही हैं। शुक्रिया इतिका जी। मैं रितु वर्मा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमए सोशल वर्क की छात्रा हूँ। मैं आभार जताती हूँ पद्म श्री डॉक्टर उमेश भारती जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हमेशा की तरह हमें अपना आशीर्वाद दिया। डॉक्टर भारती जी शुरू से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद करते आए हैं। आज भी अपना कीमती समय निकालकर
डॉक्टर भारती जी ने हमें अच्छी व महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेरणा के स्रोत अजय श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने हमेशा से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता की है व उनका साथ देते आए हैं। मैं अन्य सभी प्रतिभागियों का भी आभार जताती हूँ जो आज थैलेसीमिया पर इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए। मैं इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाली एतिका चौहान, उदय वर्मा, साहिबा ठाकुर और जैस्मिन ग्रोवर समेत आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करती हूँ। जी धन्यवाद रितु जी। अब आप सभी लीव कर सकते हैं।